नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में कक्षा 12 के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस पॉलिटिकल साइंस सेकंड टर्म की आपकी क्लास में मैं आपको आपके सेकंड टर्म के फर्स्ट लेसन समकालीन विश्व राजनीति में सत्ता के नए केंद्र शॉर्ट में समझाने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक मेरे साथ देखिए और इस पूरे लेसन को बहुत ही क्विक रिवीजन यहाँ जो हम आपको करवा रहे हैं रिवाइज कीजिए। तो इस पाठ में पाठ्यक्रम के जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं संगठन, जो नए केंद्र थे, यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। और कौन कौन से राष्ट्र हैं बच्चों? रूस, चीन, इजराइल और भारत। तो सबसे ओवरव्यू हम इसको करते हैं। मैंने आपको बोला कि मैं शॉर्ट में आपको सब कुछ समझाऊंगी यहाँ, तो आप इस टेबल को देखिए और बड़ी जल्दी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। शक्ति के नए केंद्र, कुछ देशों के संगठनों का शक्तिशाली होना। तो कौन कौन से ये नए केंद्र थे? यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। यूरोपीय संघ में कौन कौन से थे? यूरोप का एकीकरण, समान निवेश और सुरक्षा नीति, आंतरिक मामलों तथा न्याय के मामलों में सहयोग, एक झंडा गान और साझी मुद्रा का प्रचलन। तो यूरोपीय संघ के जो देश थे उन्होंने अपना एकीकरण किया, समान निवेश और सुरक्षा की नीति अपनाई, एक अपना झंडा बनाया, गान बनाया और साझी मुद्रा मतलब करेंसी जो थी वो भी एक ही रखी। उसके बाद आ गया आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, जिसे आसियान का नाम दिया गया। उसके बाद आया सार्क, जिसकी फुल फॉर्म थी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशनल, अर्थात दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और था ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका की 5 उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का संगठन था। तो ये सब जो थे शक्ति के नए केंद्र बन गए। इनमें जो शामिल थे राष्ट्र, वो उन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करने के लिए वो प्रतिबद्ध थे, जिससे कि उनके राष्ट्र जो हैं, उनका क्षेत्र जो है वो अच्छे नए फैसले ले सके और राष्ट्र अधिक से अधिक उन्नति कर सकें। अब इनके प्रतीक, चिन्ह और झंडे क्या थे? यूरोपीय संघ का आप देख रहे हैं ये झंडा, सोने के रंग के सितारों का घेरा यूरोप के लोगों की एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। इसमें कितने सितारे हैं बच्चों? 12 सितारे हैं, क्योंकि 12 की संख्या को वहाँ पारंपरिक रूप से पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता था। इसलिए यूरोपीय संघ का जो झंडा है इसमें 12 स्टार्स बनाए गए। आसियान के प्रतीक चिन्ह में धान की 10 बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 राष्ट्र देशों को इंगित करती है, जो आपस में मित्रता और एकता के धागे में बंधे हैं। वृत्त आसियान की एकता का प्रतीक है। तो उन्होंने एक वृत्त बना के, गोला बना के उसमें 10 बालियां बनाई हुई हैं, जो कि इसके जो 10 देश हैं उनकी मित्रता और एकता का प्रतीक हैं। ये आसियान का झंडा है। नेक्स्ट है शक्ति के नए केंद्र संगठनों की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना बच्चों 1992 में maastricht संधि पर हस्ताक्षर के बाद 1 नवंबर 1993 में इस संधि के लागू होने के साथ ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम बदलकर यूरोपीय संघ हो गया। आसियान जो है ये 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने आसियान की स्थापना की। तो आप देख रहे हैं आसियान में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड देश शामिल हैं। फिर सार्क, जिसे दक्षेश भी कहा जाता है, 7-8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव तथा भूटान 7 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य देश बना। तो पहले 7 देश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान। इन्होंने सार्क की स्थापना की और अफगानिस्तान बाद में इसका 8वां सदस्य देश बना। ब्रिक्स 2006 में ब्रिक्स की स्थापना रूस में की गई। 2009 में दक्षिण अफ्रीका समावेश के बाद ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया। तो ब्रिक जो था वो बाद में
ब्रिक्स में परिवर्तित हो गया और रूस में इसकी स्थापना की गई थी। अब आसियान के बारे में बताया जा रहा है, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। तो इसके मुख्य स्तंभ क्या हैं? आसियान राजनीति सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय। और इसके मंच कौन कौन से हैं बच्चों? आसियान क्षेत्रीय मंच, मुक्त व्यापार क्षेत्र, आसियान +3, पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन। देन आसियान के बाद ब्रिक्स के बारे में बताया जा रहा है। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण एशिया देशों का समूह, जिसे ब्रिक्स कहा जाता है। बी से इसमें ब्राज़ील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है और एस से साउथ अफ्रीका है। इसके क्या क्या कार्य हैं? सहयोग के क्षेत्र कौन से हैं? आपस में ये देश राजनीतिक और सुरक्षा में सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग करते हैं और लोगों से लोगों के संपर्क बनाते हैं। संस्थागत तंत्रों की स्थापना, न्यू डेवलपमेंट बैंक इन्होंने स्थापित किया और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था इन्होंने बनाई। शक्ति के नए राष्ट्र, अब शक्ति के नए राष्ट्र थे रूस, चीन, इजराइल और भारत। और भारत के संबंध किन देशों से थे? रूस, इजराइल और चीन से। नेक्स्ट, अब यूरोपीय एकता के महत्वपूर्ण पड़ाव, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस पाठ से संबंधित। जो डेट्स आपको बताई जा रही हैं, कौन कौन सी घटनाएं यूरोपीय एकता की महत्वपूर्ण हैं। तो अप्रैल 1951 पश्चिमी यूरोप के 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने पेरिस संधि पर दस्तखत करके यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय का गठन किया। 1957 मार्च में इन्हीं 6 देशों ने रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। जनवरी 1973 में डेनमार्क, आयरलैंड और ब्रिटेन ने भी यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। फिर जून 1979 में यूरोपीय संसद के लिए पहला प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। जनवरी 1981 में यूनान, ग्रीस ने यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ली। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे और देश भी इसमें जुड़ते गए। जून 1985 में शेंगेन संधि ने यूरोपीय समुदाय के देशों के बीच सीमा नियंत्रण समाप्त किया। जनवरी 1986 में स्पेन और पुर्तगाल भी यूरोपीय समुदाय में शामिल हुए। अक्टूबर 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। फरवरी 92 में यूरोपीय संघ के संगठन के लिए maastricht संधि पर हस्ताक्षर हुए। जनवरी 93 में एकीकृत बाजार पर गठन हुआ। जनवरी 2002 में नई मुद्रा यूरो को 12 देशों ने अपनाया। और मई 2004 में साइप्रस, चेक गणराज्य, एस्टोनिया, हंगरी, लताविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए। ये यूरोप के सारे छोटे छोटे देश थे जो धीरे धीरे यूरोपीय संघ में शामिल हो गए। जनवरी 2007 में बुल्गारिया और रोमानिया भी यूरोपीय संघ में शामिल हुए। स्लोवेनिया ने भी यूरो करेंसी को, मुद्रा को अपनाया। दिसंबर 2009 में लिस्बन संधि लागू हुई। 2012 में यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 2013 में क्रोएशिया यूरोपीय संघ का 28वां सदस्य बना। और 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह 51.9% मतदाताओं ने फैसला किया कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ से बाहर हो जाएंगे। तो क्रोएशिया तक 28 सदस्य थे इसमें, लेकिन 2016 में ब्रिटेन ने ये फैसला किया कि वो इससे बाहर हो जाएगा। अब इससे संबंधित, इस पार्ट से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा रही हूँ। शक्ति के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है? तो कुछ देशों के संगठनों का उदय सत्ता के नए केंद्र के रूप में हुआ। ये अमेरिकी प्रभुत्व को सीमित करेंगे क्योंकि ये संगठन राजनीतिक तथा आर्थिक रूप से शक्तिशाली हो रहे हैं। तो अमेरिका ने अपना जो प्रभुत्व जमाया हुआ था पूरे संसार के, पूरे विश्व के देशों पर, उसे कम करने के लिए ही इन राजनीतिक और आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों ने जो नए संगठन बनाए। शक्ति के नए केंद्र के कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो यूरोप में यूरोपीय संघ और एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जिसे आसियान भी कहा गया, ये 2 इसके उदाहरण हैं। तीसरा है मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई?
तो मार्शल योजना के अंतर्गत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में की गई। नेक्स्ट है यूरोपीय इकोनॉमिकल कम्युनिटी, यूरोपीय आर्थिक समूह ईईसी का गठन कब हुआ? तो 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन हुआ। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो है। यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर हस्ताक्षर 1992 में किए गए। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के उन 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रहे। तो यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रहे, जिनमें से ब्रिटेन यूरोपीय संघ की सदस्य से बाद में निकल गया। नेक्स्ट है सांझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का प्रतिरोध किन देशों ने किया? तो स्वीडन और डेनमार्क ने सांझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने से प्रतिरोध किया। उन्होंने कहा कि हम अपनी करेंसी ही अपने देश में चलाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आसियान क्या है? तो आप देख रहे हैं शक्ति के नए केंद्रों में यूरोपीय संघ के बाद आसियान का नंबर आया। तो आसियान कुछ देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान किन देशों का संगठन है? तो आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है। आसियान का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। आसियान की स्थापना कब की गई? तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई। आसियान की स्थापना के समय इसके सदस्य कौन कौन से देश थे? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। आसियान की सदस्य संख्या कितनी हो गई? तो अब आसियान की सदस्य संख्या 10 हो गई है। 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना क्यों की गई? तो आसियान देशों की विदेश नीतियों में तालमेल बैठाने और इनकी सुरक्षा के लिए 1994 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की गई कि देशों की आपस में सुरक्षा के लिए और विदेश नीति को तालमेल बिठाने के लिए। आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो मूल रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन बना रहा। आसियान आर्थिक समुदाय के उद्देश्य हैं इस संगठन के देशों का साझा बाजार, इन देशों के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायता करना। भारत ने किन आसियान के देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है? तो भारत ने 2 आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार का समझौता किया है और ये देश हैं सिंगापुर और थाईलैंड। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को मदद के लिए डैश में डैश योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। तो विश्व में ये सन है 1948 और मार्शल योजना की स्थापना की गई थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद। अगला है निम्नलिखित वाक्य को सही लिखें। आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट अफ्रीकन नेशंस। तो इसका सही उत्तर है आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, अर्थात दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन। अगला प्रश्न है दक्षेश या सार्क का क्या अर्थ है? तो आपने देखा आसियान के बाद अब हम सार्क के बारे में जान रहे हैं। सार्क का हिंदी रूपांतर दक्षेश है, जिसका अर्थ है दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संघ, अर्थात दक्षिण एशिया के 7 देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका तथा मालदीव का ये एक संघ है। सार्क देशों के नाम बताइए। तो सार्क देश में दक्षिण एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिनके नाम है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अगला प्रश्न है किस देश को दक्षिण एशिया क्षेत्र का देश होने के बावजूद भी दक्षिण एशिया की ओर नहीं माना जाता? तो वह देश है चीन। अगला प्रश्न है मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो फरवरी 2004 में इस्लामाबाद में 12वें दक्षेश सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि, जिसे साफ्टा भी कहा जाता है, उस पर हस्ताक्षर हुए। प्रश्न 25 है दक्षेश की स्थापना कब की गई? तो दक्षेश की स्थापना 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई थी और तभी इसका प्रथम शिखर सम्मेलन भी हुआ था। दक्षेश का मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका जो मेन ऑफिस है सार्क का वो काठमांडू नेपाल में है। दक्षेश के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो इसको स्थापित करने के दो प्रमुख उद्देश्य हैं दक्षिण एशिया में जन समुदाय के कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देना और जीवन स्तर को अधिक श्रेष्ठ बनाना। इस तरह के काम करना कि लोगों का जीवन स्तर बेहतर बने। अगला प्रश्न है दक्षेश के सहयोग के कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो कृषि, स्वास्थ्य व जनसंख्या, मौसम विज्ञान, तकनीकी सहयोग, खेल कूद, कला तथा संस्कृति, डाक सेवाएं, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, यातायात, विज्ञान आदि दक्षिण एशियाई देशों के सहयोग के क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न है ब्रिक्स समूह में शामिल देशों के नाम बताइए। अब आगे ब्रिक्स आ गया बेटे सार्क के बाद। तो ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ये देश शामिल हैं। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ। तो ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 में हुआ। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो एनडीबी या न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। नेक्स्ट प्रश्न है इजराइल एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में कैसे है। तो इजराइल 21वीं सदी में औद्योगिकरण, विकास, कृषि विकास, रक्षा कौशल, विज्ञान, औद्योगिकी, गुप्तचर मामलों के कारण वैश्विक राजनीति में नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इजराइल एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उदित हो रहा है। अगला प्रश्न है विश्व में रूस को एक शक्तिशाली देश के रूप में कैसे देखते हैं। तो रूस के पास खनिज, प्राकृतिक संसाधन तथा गैसों के अपार भंडार हैं, जो उसे विश्व में एक शक्तिशाली रूप के देश के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो प्राकृतिक संपदा, खनिज पदार्थ, गैस वहाँ उसे बहुत समृद्ध बनाते हैं, इसीलिए वो एक शक्तिशाली देश है। चीन ने अपनी नीति में परिवर्तन करके किस देश के साथ और कब दो तरफा संबंध शुरू किए। तो चीन ने अमेरिका के साथ 1972 में दो तरफा संबंध शुरू किए। चीन ने खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की। चीनी नेता देंग शियाओपिंग ने खुले द्वार की नीति की घोषणा 1978 में की। चीन में खेती का निजीकरण कब किया गया। तो चीन में खेती का निजीकरण 1982 में किया गया। तो बच्चों अब हम यहाँ आगे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। 1948 में निम्न में से किसकी स्थापना की गई। तो 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई। दूसरा है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। तो यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। तीसरा है यूरोपीय संघ की सदस्यता से बाहर निकलने के लिए किस देश ने जनमत संग्रह करवाया। तो ब्रिटेन ने करवाया। आसियान पे आधारित है। निम्नलिखित की को तिथि के हिसाब से सही क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले ग आएगा, फिर नंबर 1 पर ग है, नंबर 2 पर ख है, नंबर 3 पर क है और नंबर 4 पर घ है। तो आप इस तरह से देखेंगे यूरोपीय संघ की स्थापना पहले हुई, फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना हुई, फिर विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश हुआ और अंत में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। अगला आपका प्रश्न 5 है आसियान की स्थापना कब की गई। तो आसियान की स्थापना 1967 में की गई। आसियान शैली है सदस्य देशों की सैन्य नीति, सदस्य देशों की जीवन शैली, सदस्य देशों की आर्थिक नीति या सदस्य देशों के अनौपचारिक और सहयोगात्मक काम का तरीका। तो ग इसका सही उत्तर है। प्रश्न 7 है यूरोपीय मुद्रा यूरो को प्रचलन में कब लाया गया। तो यूरोपीय इसको 2002 में चलन में लाया गया। अब सार्क दक्षेश पर आधारित हैं। सार्क की स्थापना कब की गई। तो सार्क की स्थापना 1985 में की गई। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो बच्चों दक्षिण एशिया के बारे में यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं, दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है। बांग्लादेश और भारत में जल नदी की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें
सम्मेलन में हुए और दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो कथन गलत है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक ही तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, ये गलत है। ब्रिक्स को लेके कुछ प्रश्न है। ब्रिक्स समूह में शामिल देशों की संख्या कितनी है? तो उनकी संख्या 5 थी। किस देश के शामिल हो जाने पर ब्रिक्स का नामकरण ब्रिक्स हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका के शामिल हो जाने पर इसका नाम ब्रिक्स हुआ। ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कब होता है? तो ब्रिक्स का संकेलन प्रतिवर्ष, हर वर्ष होता है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ? तो वो 2010 में ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ। ब्रिक्स में शामिल हो जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स के कौन से सम्मेलन में शामिल हुआ? तो वह इसके तीसरे सम्मेलन में शामिल हुआ। और अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 2021 में होने वाले 13वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो यह आयोजन भारत में किया जाएगा। उसके बाद रूस राष्ट्र जो है, रूस, चीन, इजराइल और भारत, इनसे संबंधित प्रश्न है। सोवियत संघ के विघटन से पूर्व सोवियत संघ का सबसे वृहद, सबसे बड़ा भाग कौन सा था? तो उसका सबसे बड़ा भाग रूस था। सोवियत संघ का विघटन हुआ कब हुआ? 1989 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सोवियत समाजवादी संघ गणराज्य के सबसे सशक्त उत्तराधिकारी के रूप में उदित हुआ? तो रूस था जो इसका सबसे सशक्त उत्तराधिकारी था। निम्न कथन को पूरा कीजिए। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिन्हें P5 भी कहा जाता है, उसका एक स्थायी सदस्य है। मेक इन इंडिया योजना निम्नलिखित में से किस देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकती है? तो आप जानते हैं मेक इन इंडिया ये भारत का प्रोजेक्ट है और ये भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बना सकता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। उपर्युक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थान भरिए। पश्चिम एशियाई देशों की ज्वलंत राजनीति के मध्य स्थित वैश्विक राजनीति की नई ऊंचाइयों को छूता जा रहा है, तो वह देश कौन सा है? वह इजराइल है। आप देख रहे हैं इजराइल ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है। नेक्स्ट है, इजराइल 21वीं सदी में किस क्षेत्र में सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा है? दिशा और प्रौद्योगिकी, खुफिया, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत या उपरोक्त सभी क्षेत्र? तो सभी क्षेत्रों में इजराइल ने अभूतपूर्व प्रगति की है। निम्न में से किस देश की राजधानी यरूशलेम है? तो यरूशलेम जो है ये इजराइल की राजधानी है। तो इस तरह से बच्चे आपने देखा, इस वीडियो में हमने सत्ता के नए केंद्र, जो नए संगठन बने, जो नए देश उभरे, उनके बारे में विस्तार से प्रश्नोत्तर, MCQs, नोट्स पढ़े और समझे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मेरे ऑल सब्जेक्ट्स पर आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे और आप अपने सेकंड टर्म की तैयारी बहुत अच्छे से करें। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।